नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। देश के 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। भले ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहां सियासी पारा चरम पर पहुंच रहा है। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी पहुंचे और दोनों ही राज्यों को चुनावी सौगातें दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने जोधपुर समेत 5 जिलों की 43 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनावी रैली कर पीएम मोदी ने महाकौशल इलाके 38 विधानसभा सीटों पर निशाना साधा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सियासी गर्मी आज उस वक्त बढ़ गई जब पीएम मोदी ने दोनों राज्य में जीत की हुंकार भरी। 2 अक्टूबर को जब पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो उनके निशाने पर मेवाड़ के 28 जिले थे। अब आज राजस्थान के रण में इस बार पीएम के निशाने पर मारवाड़ की धरती, जोधपुर, उसके आसपास का विधानसभा क्षेत्र था। जोधपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जोधपुर आईआईटी देश को समर्पित किया। इस दौरान करीब 5000 करोड़ के स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। जोधपुर को चुनावी सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 साल में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति तुष्टीकरण की है। रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हों। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होता है। क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर की इस चुनाव सभा के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर समेत 5 जिलों की 43 विधानसभा सीटों को साधने की बड़ी कोशिश की है। पिछले 2018 के चुनाव में जयपुर के आसपास की 43 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई और 23 सीटें जीती, जबकि पिछली बार बीजेपी महज 15 सीटों पर ही सीमित रही। 2013 के चुनाव के दौरान बीजेपी ने यहां से 39 सीटें जीती थी। ऐसे में जोधपुर की सभा के माध्यम से पीएम मोदी ने जोधपुर समेत 5 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। राजस्थान के बाद पीएम मोदी का चुनावी कारवा मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचा, जहां वो गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी
12,700 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। वहीं पीएम मोदी ने इंदौर में लाइट हाउस परियोजना के तहत बने 1,000 से ज्यादा घरों का उद्घाटन किया। इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद रही सरकारों ने सिर्फ एक परिवार की चरण वंदना की। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी। इन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं। सरकार बनने के बाद हमने कांग्रेस की नीतियों को बदला। कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं कि मैंने उनका कमीशन बंद कर दिया। मैं ना देश का खजाना लूटने दूंगा, न कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। दरअसल मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला महाकौशल इलाके में आता है, जहां कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को यहां 24 मिली थी और बीजेपी के पास 13 सीटें गई थी। इस इलाके की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार बीजेपी की इस क्षेत्र पर नजर है। पीएम मोदी को यकीन है कि महाकौशल इलाके पर प्रभाव बढ़ाकर बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रख सकती है। साफ है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 की जंग में बीजेपी हर ओर से सियासी बिसात पर गोटियां फिट कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी की रणनीति की काट ढूंढकर उसी के अंदाज में सियासी जवाब देने की तैयारी में है। अब देखना है कि किसका दाव कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। भले ही चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी की कमान खुद पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभालते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेता चुनावी दौरा कर माहौल को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता किसको करेगी इन, किसको करेगी आउट, ये जनता से बेहतर कोई और न बता सकता है, न जानता है। लेकिन इन चुनावों में पार्टियों की क्या है रणनीति और सत्ता पाने के लिए कौन किस पर लगा रहा है गंभीर आरोप, तो कौन दे रहा है जनता को लोक लुभावन वादे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका सिंह जुड़ चुकी हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत राजलक्ष्मी जोशी जी। रत्नाकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर आईआईटी देश को समर्पित किया। इस दौरान करीब 5,000 करोड़ के स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। जोधपुर को चुनावी सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 साल में हमने राजस्थान के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। चुनावी राज्यों में बीजेपी सौगातों की झड़ी लगा रही है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। रेशु जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी चुनावी सभा करते हैं, चाहे भाजपा शासित जो राज्य हैं उनमें करते हैं या फिर कांग्रेस शासित राज्यों में, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ छूट का पुलिंदा जो है वो बोलने का काम करते हैं। अभी कहीं पे भी जाएंगे प्रधानमंत्री जी तो अपने कार्यों को गिनाने का काम करेंगे कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की है पिछले 9 साढ़े 9 साल में, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी जो रैली किए थे उसमें वो राजस्थान की कम्युनल वारदातें हैं उनको गिनाने का काम किए थे। अरे भाई, आप किसी राज्य के कम्युनल वारदातों को गिनाने का काम करते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसी राज्य के प्रति नहीं है, या फिर आप बीजेपी शासित राज्यों के ही प्रधानमंत्री हैं? वो कह रहे थे कि दर्जी के यहाँ आया, हत्या कर दिया, वो लोग तो वीडियो वायरल हुआ, वो सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे। आखिर में प्रधानमंत्री जी इस तरह कम्युनल वारदातों का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि खुद वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं। और देखिए, जहां तक रही राजस्थान की बात, तो मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री जी बार बार राजस्थान की सरकार को जो कोसने का काम करते हैं,
यही राजस्थान की सरकार है जो पिछले कोविड काल में भी 11% आर्थिक दर से जो है विकास की है। और कोविड में इस तरह से लोगों की सहायता की थी वहाँ की सरकार कि विश्व में पूरा नजीर बना था वहाँ पे कि किस तरह से राजस्थान जो है कोविड को हैंडल करने में सक्षमता दिखाई। वो पूरे विश्व के लिए नजीर बना था। लेकिन प्रधानमंत्री जी उन सब चीजों की चर्चा नहीं करेंगे और ये राजस्थान के कम्युनल वारदातों की चर्चा करेंगे, लेकिन हरियाणा को भूल जाएंगे जहाँ पे नूह और मेवात जैसी वारदातें अभी कुछ महीना पहले ही हुई, जहाँ पे इनकी सरकार उन वारदातों को रोक पाने में अक्षम रही। तो इस तरह की चीजें जो है वो प्रधानमंत्री जी सेलेक्टिव उदाहरण देकर के राजस्थान में जाकर राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनामिका जी, तो जरा मणिपुर को लेकर भी उनको चर्चा करनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार विपक्ष उनसे कहता रहा, ये बात दोहराता रहा कि जरा मणिपुर के बारे में भी कुछ बोल लीजिए, थोड़ा सा तो बोल लीजिए, लेकिन उस पर वो नहीं बोले। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता भाई को सुन रही थी, बात कर रहे थे राजस्थान की बात और अभी उन्होंने हरियाणा की बात की। जब एक तरह के संयोग लगातार घटित होते हैं तो संयोग नहीं होते, षड्यंत्र की श्रेणी में आते हैं और सुनियोजित योजनाबद्ध जो षड्यंत्र किए जाते हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। और सरकार की मंशा किस तरह की है, उनकी नीति और नियत किस तरह की है, उस तरह की घटनाएं उस राज्य में घटती है। वो लोग यहाँ पर बात करेंगे मणिपुर की घटना जो है निस्संदेह निंदा की पात्र घटना है। वो एक अच्छी चीज नहीं हो सकती किसी भी जगह पर अगर वो घटित होती है। महिलाओं को लेके किसी सभ्य समाज में वो एक अच्छी घटना नहीं मानी जाएगी, पर कम से कम ये लोग उस पर इतना मुखर होकर उसी को मुद्दा बनाकर थोड़ा कम बात करें। जहाँ जिनके समय में कश्मीर की घटना हुई, जब वहाँ के लोगों को कह दिया जाता है कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर आप चले जाए, गिरजा टिक्कू को बीच से छीनने वाले व्यक्ति को बैठ के बिरयानी खिलाई जाती है। तो ये इन्होंने किस तरह की परंपरा को आगे बढ़ाया है, किस तरह के लोगों को इन्होंने पोषित किया है, किस तरह का तुष्टीकरण देश के सामने किया है, जिनके प्रधानमंत्री खुले तौर पर इस बात को कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। वो यहाँ बैठकर तुष्टीकरण की बात ना करें और महिला सम्मान की बात कम से कम ना करें। लगातार जब एक भी इनके जो सहयोगी घटक दल है वो आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आप बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, क्या वो सम्मान सिर्फ नारों में आपके है? बेटियों को लेकर जो आप आवाज उठाते हैं वो क्या नारों तक ही सीमित है? आप मध्य प्रदेश की ही बात कर लीजिए, क्या हुआ अभी, कितने दिन बीते हैं? एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ, ये घटना आपको याद ही होगी कि किस तरीके से 2.5 घंटे तक वो बच्ची सड़क पर दौड़ती रही। 2.5 घंटे तक वो अपनी आबरू के लिए, अपने तन पर कपड़ा ढकने के लिए मांगती रही। एक मददगार सामने नहीं आया। जहां पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं सभी बहनों का भाई हूं, जहां शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये सभी बच्चियां मेरी भांजी हैं, मैं इनका मामा हूं, तो आप लोगों को तब अपने राज्य में जब कोई घटना होती है तो जरा उसको भी देख लेना चाहिए। इस घटना की बात करने की शुरुआत मैंने नहीं की। एक बात मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि देश के किसी भी हिस्से में, विश्व में कहीं भी महिलाओं के साथ जब कोई गलत बात होती है तो गलत ही होती है, वो किसी भी किस शासनकाल में हो या कहीं भी हो। अभी आपने बात की शिवराज सिंह जी की, निस्संदेह उनके लिए जितनी बच्चियां हैं वो भांजियां हैं और बहनें जो महिलाएं हैं वो उनके लिए बहन है। आप बात करती हैं, जब मैं एक और राजनीति से इधर जाके एक बात कहना चाहूंगी, जो आप कहते हैं कि 2.5 घंटे तक उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें समाज के परिदृश्य में देखने की भी आवश्यकता होती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है और उसके लिए हमें एक अलग तरह की चेतना जागृत करने की आवश्यकता होती है। अब मैं आती हूँ अपने जो मेरे कांग्रेस के भाई जो बात लगातार कर रहे हैं कि वो इस बात से घबरा चुके हैं कि विकास की राजनीति करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में भारत का जितना भी बुद्धिजीवी और चैतन्य और जागरूक मतदाता है वो खड़ा हुआ है और उसका परिणाम जो हमारे निकले हुए 2 लोकसभा चुनाव हैं उसमें देखे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी दिखाई देंगे। वो इस बात से इतने घबराए हुए हैं कि उनके पास इस तरह की बातें करने के अलावा कोई और विषय नहीं होता है। वो लगातार मुझे बताएं कि उनके सहयोगी जो दल है वो बिहार में हिंदू जितने भी त्योहार होते हैं उनकी छुट्टियां रद्द करते हैं, क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? और क्यों राजस्थान में ही लगातार इस तरह की घटना होती है? हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी होती है, परशुराम जयंती पे होती है, रामनवमी की जुलूसों पर होती है, और किसी धर्म का जब भी कोई जुलूस या किसी तरह का चीज होता है उस पर कभी आप जल्दी नहीं सुनेंगे कि किसी तरह की पथरावबाजी की गई। तो ये 70 सालों तक किस तरह के तुष्टीकरण को और हिंसक मानसिकता को
कौन बढ़ावा देता रहा है, ये तय करने की आवश्यकता। चलिए ठीक है, मैं इसको लेकर जवाब यहाँ पर लूंगी, रत्नाकर जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन राजलक्ष्मी जोशी जी, क्योंकि हम आज राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को लेकर ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जोशी जी, मेवाड़ वागड़ को लेकर कहा जाता है कि चुनाव में वही पार्टी सत्ता में आती है जिसने इस संभाग में जीत हासिल की हो। साल 2018 के अलावा पिछले चुनाव परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो ये बात आंकड़ों में भी सही साबित होती है। क्या यही वजह है कि मोदी जी इस इलाके को ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जी, आपके हिसाब से वो आंकड़े तो सही होंगे, मतलब सब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो तो सही है, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा है तो उनका अभी आप अगर देखेंगे तो उनका ये हमेशा एक कंसिस्टेंटली वो वही कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने वो जहाँ जिस भी क्षेत्र में गए हैं वहां पर हमेशा उन्होंने या तो डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट उन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है या अनाउंस किया हुआ है। अभी आप आज देखेंगे तो राजस्थान में भी आज भी और उनके पिछले दौरे में भी और मध्य प्रदेश में भी हर जगह उनके वो काफी सारे प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं। तो उनका जैसे मैं देख रही हूँ कि एक मतलब 3 तरीके से उनका एक पार मैं देख रही हूँ कि वो एक तो डेवलपमेंट के ऊपर उनका फोकस है और उसके अलावा वो तुष्टीकरण इस विषय पर भी कांग्रेस पर वार करते हैं। और उसके अलावा ये जो उनका वो एक परिवारवाद का जो एक ये है, मतलब जो कांग्रेस पर एक जो इल्जाम है वो ये जो 3 चीजें हैं। और एक बात मैं बोलूं तो फिर कांग्रेस ने एक चीज जैसे बीजेपी के हाथ में दे दिया है, वो लगातार बार सनातन धर्म पे जो एक वार करते आए हैं, तो उसके वो तो जैसे उन्होंने जैसे दे दिया है बीजेपी को कि वो एक तरफ एक जैसे परिभाषा देते हैं हिंदू की और दूसरी तरफ अगर आप सनातन धर्म के विरुद्ध बार बोलते रहेंगे तो फिर ये आपके ये जो एक अभी इलेक्शन के वक्त में तो ये आपको आपके बिल्कुल विरुद्ध ही जाएगा। अभी अगर आप देखते हैं तो फिर राजस्थान में आज भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो एक गौरवशाली जो उनका इतिहास है उसको भी आप फोकस में करें और जो आपका जो भविष्य है, जो एक प्रगतिशील भविष्य, इस पर भी फोकस है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये इन्होंने जैसे मैंने देखा है कंसिस्टेंट है उनका। अगर आप G20 में भी देखें तो भारत का जो एक प्रभावशाली एक जो इतिहास है तो उसके ऊपर भी फोकस था। वो जो वसुधैव कुटुंबकम वो जो उन्होंने पूरी विश्व में उसकी जो प्रशंसा हो रही है तो वो उन्होंने जो एक फोकस में लाया। और उसके अलावा जो उन्होंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सबका साथ सबके विकास को लेकर आपने यहाँ पर बात की कि सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री न सिर्फ इस बात को कहते हैं बल्कि वो करके भी दिखाते हैं। लेकिन इस दौरान अनामिका जी, प्रियंका गांधी सवाल कर रही हैं कि ये जो इतनी बरसात होती है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी 12,600 करोड़ से ज्यादा की चुनावी सौगातों की प्रधानमंत्री जी ने जो बारिश की है, इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आया तो घोषणाएं शुरू हो गई। मोदी जी हर 2 दिन में आकर उद्घाटन कर रहे हैं। 18 साल में उन्हें ये याद नहीं आया या पहले समय नहीं मिला? जब हम उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हैं तो कोई चुनाव नहीं होता। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हम भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय, और जब पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति होता है तो हम ये नहीं देखते कि वो अगड़ा है, पिछड़ा है, स्वर्ण है या दलित है, वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है या बौद्ध है या जैन है, हम ये सब नहीं देखते एक विषय। जो हमने 370 हटाया तब भी हमने ये नहीं देखा। हमने 3 तलाक की नरक से अपनी मुस्लिम बहनों को निकालने के लिए जब कानून बनाया तो हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसका ध्रुवीकरण हमारे खिलाफ करके, तुष्टीकरण करके हमें कहाँ खड़ा करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अटल जी ने कहा था कि सरकारें आए और जाएं, इससे हमें अंतर नहीं पड़ता, ये देश रहना चाहिए, तो हम उस विचारधारा के साथ काम करते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ कहना चाहती हूँ कि हमने जब इज्जत धर्म जिसे आज कह रहे हैं शौचालय की योजना लाते हैं तब भी हम ये नहीं देखते कि आगामी कोई चुनाव है।
जब हमसे ये कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब भी हम इस डर को समझे बिना कि हमारे साथ हमें इसके क्या परिणाम भुगतने होंगे और हमारे साथ क्या होगा, हम मंदिर बनाते हैं। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह देना चाहती हूँ, आप तीनों बुद्धिजीव लोग बैठे हुए हैं, मेरी दोनों बहनें, आप तो आंकड़ों पे काम करने वाले लोग हैं, आप एंकर महोदय, और आपको मैंने अभी सुना राजलक्ष्मी जी, बहुत संयत और गर्माभून तरीके से आपने अपनी बात को कहा कि विगत 2 चुनाव में जो आप देख रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा जाति ने जितने ज्यादा प्रतिशत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नायक बनाकर अपने सिर माथे पर बिठाया है, एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को, उससे सारी कांग्रेस की बौखलाहट है। और आने वाले समय में भी महिलाएं जो हैं वो इस देश की संस्कृति की वाहक हैं और उन्हें वो नायक चाहिए जो उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए आपके लिए प्रधानमंत्री जी नायक हैं, तो उनके लिए भी राहुल गांधी राजकुमार हैं। चर्चा करेंगे इसको लेकर, लेकिन तो चुनावी राज्यों में सौगातों की झड़ी लगी हुई है। प्रियंका गांधी अलग अपनी तरफ से वादे कर रही हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को कई सौगात देने के लिए पहुंचे और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर जी, मध्य प्रदेश में करोड़ों की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी, कांग्रेस सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगी थी। सरकार बनने के बाद हमने कांग्रेस की नीतियों को बदला। कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं कि मैंने उनका कमीशन बंद कर दिया है। ऋषि जी, देखिए, मध्य प्रदेश में जाकर के और इस तरह की बातें करना, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो सर्वांगीण विकास कर रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, वही मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्ज इन्होंने कर दिया है। एक बीमारू राज्य जो है मध्य प्रदेश को बना दिया है। प्रति व्यक्ति वहाँ पे कर्ज जो है 57,000 के ऊपर हो गया है। और मध्य प्रदेश जो है आज 50% भ्रष्टाचार वाली सरकार वहाँ पे 18 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। कुछ चीजें हैं जो मेरी बहन अभी गिना रही थी, मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मुझे थोड़ा समय भी देगी उनकी बातों को रखने के लिए। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, उसी तरह से उनके लोग भी झूठ बोलने का काम करते हैं। आप भाषण उठाकर देख लीजिए मनमोहन सिंह का, उन्होंने कभी भी देश के संसाधनों पे प्रथम अधिकार मुसलमानों का है ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। और उसका बाकायदे वीडियो भी वायरल हो रहा है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पे सबसे पहले अधिकार दलितों का, वंचितों का, अनुसूचित जनजातियों का और गरीबों और पिछड़ों का होना चाहिए, वो उन्होंने कहा। लेकिन देखिए ये किस तरह से समाज में दुर्भावना फैलाने के लिए, मुसलमान और हिंदू में लड़ाई कराने के लिए, तुष्टीकरण कराने के लिए इस तरह की बातों को जो है ये फैलाते हैं। और कुछ मीडिया भी है और कुछ एंकर्स भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अमीश देवगन, मैं बता दूं आपको, अमीश देवगन पे कानूनी नोटिस भी भेजा है कि आपने जो टीवी 18 पे जो चलाया है, जो दिखाया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस तरह का वक्तव्य दिया है, ठीक है, हम किसी चैनल की यहाँ पर बात नहीं करना चाहेंगे। हम किसी और चैनल के एंकर को लेकर भी यहाँ पर बात नहीं करना चाहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, मुझे बताइए। इस तरह से कांग्रेस पार्टी आज कार्रवाई भी करती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये बहन कह रही है हमारी की पिछड़ों की बात कह रही है, पिछड़ों की जनहितैषी सरकार है ऐसी बात कह रही है और महिलाओं की बात कह रही है। मैं उस पर बताना चाहूंगा कि अगर यही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी होती तो ये बताइए ये जातीय जनगणना का विरोध क्यों करती। आज देश में आपने देखा कि बिहार में जो सर्वे आया है उसमें 84% जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित दलित है, ये सारी 84% है, जिसमें उनको रिजर्वेशन का लाभ हो या सरकारी योजनाओं का लाभ हो, चाहे नीतियां बनाने के समय उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, जो हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो आखिर में आप जातीय जनगणना नहीं करा करके उन दलितों, उन पिछड़ों को आप उनका अधिकार देने से वंचित रख रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती तो है लेकिन करती नहीं है। और ये किस तरह की महिला हितैषी है ये बता देंगे मुझे। अभी ये महिला अगर हितैषी होते ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, तो 9.5 साल के बाद ये महिला आरक्षण बिल लागू करते और पारित करते और लागू करेंगे ये 10 साल के बाद।
ऐसा क्यों भाई? आपने अगर पारित किया है तो लागू करिए ना अभी। आप क्यों कह रहे हैं एक तरफ की उनकी संख्या मालूम नहीं है इसलिए लागू नहीं करेंगे? आप सर्वे कराइए, जिस तरह से बिहार सरकार ने सर्वे कराया है, और सर्वे करा करके आप उसको लागू करिए, जिससे कि महिलाओं को अधिकार मिले तुरंत से। जो कांग्रेस पार्टी जिस अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है, पूरी आधी आबादी को पूरा हक देने की लड़ाई लड़ती आ रही है, तो इस तरह के अधिकारों की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी करती है। ये सिर्फ शगुफे दिखाते हैं और कहते हैं कि हम जो है ये कर रहे हैं। अरे आप न पिछड़ा हित ऐसी है, आप न महिला हित ऐसी है, और ये बात कह रही हैं कि भाजपा शासित में कभी इस तरह से जो यात्राएं होती है उसमें धार्मिक नारे और इस तरह से विवाद नहीं होते। अरे ये हरियाणा की नूह और मेवात की घटना उसी धार्मिक नारे के ऊपर तो पूरा ठीक है, उसको लेकर आप पहले भी सवाल कर चुके हैं, उसको लेकर रत्नाकर जी आप पहले भी सवाल कर चुके हैं। अभी जो आपने सवाल उठाए हैं मैं उसको लेकर जवाब ले लेती हूँ। अनामिका जी, जैसा कि पहले ही रत्नाकर जी ने सबसे पहला सवाल उठाया बीमारू राज्य को लेकर, तो उससे आप जवाब देना शुरू कर दीजिए जरा। मैं उन क्रम से उनकी सारी बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले उनकी तुष्टीकरण की नीति का जवाब दूंगी मैं। कांग्रेस किस तरह का तुष्टीकरण करती रही है जग जाहिर है। किस तरह से कश्मीर को उन्होंने जिंदा नरक बनाया, वहां के लोगों के जीवन के साथ उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व ने देखा। तो उसके विषय में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो अभी बात कर रहे थे पिछड़ों की, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि उनके पास कुल सांसद उतने नहीं है जितने भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़े वर्ग से आने वाले सांसद हैं। तीसरी बात, वो उन्हें ऐसा लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता कि जनगणना कराते हैं नीतीश जी, उनके साथ सहयोग में है आरजेडी। कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों इतना हुआ जा रहा है? इन्हें क्या लग रहा है कि जातीय जनगणना के रूप में इनको ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया है जो एक जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करके और ये सारी दिशा और दशा 2024 के चुनाव की बदल देंगे। जातीय जनगणना के विषय में बताना चाहती हूँ, ये तथ्य है और सत्य है कि जब इसके विषय में बिहार में बात की गई तो हम सरकार में थे, एक विषय। दूसरा विषय यह है कि जातीय जनगणना या कराने का, अगर संविधान को जानते ही होंगे मेरे विद्वान भाई, कि जातीय जनगणना या सर्वेक्षण कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है संविधान के हिसाब से। और जब भी कोई जनगणना कराई जाती है 27-28 बिंदुओं पर कराई जाती है। तो ऐसा क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है या ऐसी कौन से दावा नल में जाति के बिहार को दोबारा धकेलना है और फिर से जंगल राज 2 पार्ट 2 लाना है कि सबसे पहले जातीय आंकड़े बाहर लाए जाते हैं और एक दिन पहले वो कहते हैं कि बाकी सारे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो सर्वे हैं वो हम 2 महीने के बाद बाहर लेकर आएंगे। ये मैं कहना चाहती हूँ। तीसरी विषय, ओबीसी से हमें क्या दिक्कत है? हमने तो खुद ही रोहिणी आचार्य कमेटी हम लेकर आए, जिसमें हमने कहा कि कुछ जातियों ने, उसमें यादव जाति है, कुर्मी जाति भी शामिल है पिछड़ों में, उस तरह की जातियों ने जिन्होंने अपने श्रेष्ठ होने के कारण या लगातार कई पीढ़ियों में आरक्षण को लेने के कारण दूसरी जातियां जिन्हें पिछड़े वर्गों में आना चाहिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उसे लागू होना चाहिए। और मैं आंकड़ों के साथ चाहूंगी, तो आप ये चाहेंगे तो मैं बता दूंगी कि ओबीसी पिछड़ा और अति पिछड़ा कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। चौथी बात, इन्होंने आरक्षण बिल की बात की, जिस तरह से यहाँ बैठ के कर रहे हैं मुझे आश्चर्य होता है। ये वही व्यक्ति है जिनके समय में महिला आरक्षण बिल लाया जाता है और इनके सहयोगी दल उसको फाड़ कर फेंक देते हैं और इनकी हिम्मत नहीं होती कि उनसे अपना नाता खत्म कर लें। उस बिल को अगर ये ले आए होते तो आज आरक्षण, महिला आरक्षण लागू हो गया होता। तो समर्थन तो दिया ना, लेकिन इस बार समर्थन तो दिया ना, तो इस बार तो समर्थन देना उनकी बाध्यता है। तो अब आप ऐसे नहीं कह सकती ना, कहीं नहीं, देखिए समर्थन तो दिया है, अब इसमें तो कम से कम फेवर करिए ना। उन्होंने समर्थन दिया, उसके लिए मैं ना नहीं कर रही हूँ। तो पुरानी जब हमसे कह रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि उस को फाड़ के फेंका तो वो कह सकते थे क्या नहीं, बिल्कुल लागू करना है, हमारी सरकार रहे ना। चलिए एक लाइन में रत्नाकर जी, क्योंकि राजलक्ष्मी जी से भी कुछ चर्चा करनी है जी। देखिए, हमारी बहन कह रही है जातीय रोहिणी आयोग के बारे में बात कर रही है, रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कर रही है। एक तरफ तो ये कहती है बिना जनसंख्या की जानकारी किए बिना कि कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, उसको बिना जानकारी लिए बिना आप रोहिणी आयोग की को कैसे सिफारिशों को लागू कर सकते हैं, पहली चीज ये कहते हैं। दूसरी चीज, महिला आरक्षण ये इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास महिलाओं की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप एक तरफ तो आपके पास जनसंख्या की जानकारी नहीं है इसलिए जो है लागू नहीं कर रहे हैं महिला आरक्षण, और दूसरी बिना जानकारी के आप रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुविधा की राजनीति नहीं कर रही है, एक में समर्थन कर रही है, एक में विरोध कर रहे हैं। तो आप अपने जरा गिरबान में झांक कर देखिए कि किस तरह से आप लोगों को जो फायदा होने वाली चीजें हैं, जो महिलाओं को तुरंत फायदा होने वाली चीजें हैं, उसको रोक के रखने का काम आप लोग कर रही हैं। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हमारे
ये हमारी जो है चीजें क्या हमारे ऊपर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाने का काम करते हैं। ये तुष्टीकरण की इल्जाम लगाने का जो काम करते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मैं कर लेता हूँ। इस तरह से ये तुष्टीकरण की बातें जाते हैं जहां पे भी चुनावी रैलियों में वो करते रहते हैं। अभी कर्नाटक में भी रेशु जी, मैं बहुत बार इस बात को जिक्र किया हूँ कि कर्नाटक के चुनावी सभा में जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेकर के ईवीएम का बटन दबाएं। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री धर्म विशेष के भगवान का नाम लेकर के और कहता है बटन दबाएं, तो दूसरे के धर्म के प्रति आपका सम्मान कहाँ रहा? आप तो देश के प्रधानमंत्री है ना। अगर कोई दूसरा नेता कहता तो एक बार समझ में भी आता, लेकिन ऐसा कहेंगे नहीं। ये कहेंगे कि ये कहने को तो बहुत सारी चीजें कहते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री जी अभी कल ही कहा कि जो मेरे बगल में बैठता है वो भ्रष्टाचारी है, वो मेरे पाप से जल जाए, मेरे पाप से जल जाएगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन वहीं पे इनके बगल में येदुरप्पा जैसे भ्रष्टाचारी, चलिए इस बार के चुनावों में कुछ तो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी चुनावों में राम आ जाते हैं, कभी चुनावों में हनुमान आ जाते हैं। इस बार के चुनावों में ओबीसी छाए हुए हैं और मैं इसको लेकर चर्चा करूंगी राजलक्ष्मी जोशी जी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हर बार चुनाव में एक ना एक ऐसा नाम सामने आता है जिसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति छाई रहती है। इस बार ओबीसी का मुद्दा छाया हुआ है। जी बिल्कुल, और ये ओबीसी का मुद्दा ऐसा है कि अभी जैसे वो जनगणना की जो बात हो रही थी, ये बिहार में जो अभी ये लोग जो जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मुझे अचानक ये इस बात का होता है कि अगर आप देखेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा है? ये जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन से जाति से थे? वो कौन से मतलब वो भी तो पिछड़े हुए जातियों में से थे। तो वो सत्ता में होते हुए भी उन्होंने क्या किया? अपनी जो जनता है उसमें से जो जितनी भी संख्या होगी, वो जो पिछड़े जातियों की जितनी भी संख्या होगी, उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल और केवल खुद का उद्धार किया। उन्होंने अपनी जनता के लिए कुछ किया नहीं। अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या लिटरेसी में हो, लिटरेसी में तो सबसे पीछे है बिहार, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर आप देखेंगे तो कितना मतलब जैसे पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़े हुए लोगों के लिए जो वो उद्धार की बात जो करते हैं, तो उन्होंने इतने वर्षों में कौन सी जाति के लिए कितना उद्धार किया? ये सबसे प्रथम एक प्रश्न उठता है इन सबके सामने कि इन्होंने खुद वो सत्ता में होते हुए क्या किया इन्होंने? मतलब वो अगर इतने वर्षों में उन्होंने कुछ किया नहीं, तो फिर आगे ये जो उन्होंने और वो जो जनगणना उन्होंने की है, उसमें उन्होंने कोई उसको लिंक नहीं किया है कि उसका किसको कितने रिजर्वेशन का या कोई भी पॉलिसी का किसको कितना फायदा हुआ, उसका कुछ भी उसमें कोई भी स्पष्टता नहीं। तो ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा लग रहा है मुझे कि ये इन्होंने केवल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार का चुनाव जो है वो शायद ओबीसी का कार्ड लेके चलाना चाहते हैं। और ये पूरा ये जो इंडी अलायंस है, जैसे राहुल गांधी ने संसद में भी ओबीसी की बात की थी, तो ओबीसी पे वो अगर आप देखते हैं तो फिर वो सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि उधर जो सिविल सर्विसेज की बात की, तो सिविल सर्विसेज में हो या कोई भी अन्य इसमें हो, अगर आप देखते हैं तो फिर सबसे ज्यादा सत्ता में थे कौन? कांग्रेस थे, वो अन्य जो राजनीतिक दल थे, तो उन्होंने इन सारे वर्गों के लिए क्या किया? ये भी तो एक सबसे बड़ा एक सवाल ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर जी, किया नहीं तो वो उनको भी तो उसका जवाब देना पड़ेगा। रत्नाकर जी, तो ये उनके ऊपर एक जैसे वो उल्टा उनके ऊपर ही एक प्रश्न आ जाएगा कि ये आपने ये जो सवाल उठाया है उसका सबसे पहले आप उत्तर आप ही दे दो कि आपने इतने वर्षों में क्या किया था। ठीक है, क्योंकि ये अभी जो है अभी जैसे जनधन जो कार्ड जो अकाउंट मोदी जी ने जो एक स्थापित किया हुआ है, उसके अंतर्गत ऐसा हो रहा है कि जो इकोनॉमिकली वीकर हो, छोटी सी हर किसी को इसका छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद एक ब्रेक पर जाना होगा। रत्नाकर जी, देखिए रेशु जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जब भी हमारी सरकार आएगी 2024 में, हम निश्चित रूप से
ओबीसी को जो है उनका हक दिलाने का काम करेंगे, जातीय जनगणना कराएंगे और ओबीसी को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। आपने देखा कि जो बिहार का सर्वे आया है, उस बिहार के सर्वे में 1000 ऐसी जातियां आई हैं जो निकल कर आई हैं जिनको कोई भी सरकारी अनुदान, कोई भी नीतिगत आयोग की जो प्लानिंग होती है उसमें उन जातियों को कंसीडर नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का फंड उसको नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं अगर जातीय जनगणना में उन लोगों को अगर न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है, तो ये क्या बुरा है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो, ये इसलिए चाहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की राजनीति करती है और ये चाहती है कि कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी जी। और मैं जवाब दे दूं बहन की जो यहाँ पे कह रही थी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कह रही थी कि क्यों नहीं कराया। मैं बता दूं आपको कि जातीय जनगणना हमने 2011 में कराए थे, लेकिन 2011 में हमारी मंशा थी कि हम जातीय जनगणना करा करके और देश के सामने प्रस्तुत करें कि कौन सी जातीय की संख्या कितनी है इस देश में, उसके हिसाब से जो है योजनाएं लागू हो, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिले, उसके हिसाब से उनको सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। लेकिन 2011 में जो हमने जनगणना कराया उसमें कुछ त्रुटियां हो गई जिसकी वजह से हम उसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन हम इस सरकार से जो 9.5 साल से इस शासन में है उससे बार बार मांग कर रहे थे कि उस त्रुटियों को सुधार करके आप जो है उस पूरा डेटा जो है डिस्क्लोज करिए। लेकिन यह सरकार वो डेटा डिस्क्लोज नहीं करती है क्योंकि यह जानती है कि जब हम ये डेटा डिस्क्लोज करेंगे तो आपको मैं बता दूं बिहार में 36% जो है अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है। तो कल को वो पूछना शुरू कर देंगे ना कि भाई हमको हमारा अधिकार क्यों नहीं दिया गया इतने दिनों से। तो भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जातीय जनगणना को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती और इसका विरोध कर रही है कि पिछड़ी जातियों में जो है वो फुटमत ना हो जाए, इनका जो वोट बैंक है वो कहीं खिसक न जाए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं और बहुसंख्यक वोट बात वैसे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर कर रहे थे, लेकिन आप बिहार तक पहुंच गए। ठीक है, चर्चा करेंगे सर। वापस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चाहे कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और कोई ऐसा नहीं है, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए या फिर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, जो एक दूसरे को लेकर बयानबाजी ना कर रहा हो। तमाम मेहमान पैनल में हमारे साथ चर्चा को लेकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि रत्नाकर जी इससे पहले हम यहाँ पर बिहार की जनगणना को लेकर आप बात कर रहे थे, लेकिन मैं एक बार फिर से विषय पर आना चाहूंगी क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर इस डिबेट में बात कर रहे हैं। तो अनामिका जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, हम जो कहते हैं वो भी वही कहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने रोजगार दिलाए, हम कहते हैं कि हमने दिलाए। ऐसे में जनता को कैसे पता चलेगा कि सच कौन बोल रहा है। प्रियंका ने इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 18 साल में 17,000 नवयुवकों ने इस दौरान खुदकुशी की है। इस बारे में भी प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहिए। प्रियंका जी जो कह रही हैं, मैंने उस बात को, आपकी बात को सुनो। प्रियंका जी को सबसे पहले ये समझना, महसूस करना और इसको अंगीकृत कर लेना आवश्यक है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की देशतुल्य जागरूक सनातन प्रेमी राष्ट्रवादी जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विगत 2 लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से जिताकर वहां पर आसीन किया है। तो जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री। उनके लिए किस किस तरह के शब्दों का कांग्रेस पार्टी उपयोग कर चुकी है मैं बताना नहीं चाहूंगी। दलित और वंचितों की बात करने वाले महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को हम उम्मीदवार बनाते हैं तो किस तरह से विरोध करते हैं, ये जग जाहिर है, मीडिया ने भी देखा है और देश ने भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास कार्यों को करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी तरह के बहाने की, किसी तरह के चुनाव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो ये कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को गलत कहते हैं तो भारत की देशतुल्य जनता को गलत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें चुन के बिठाया है। वो इंतजार करें, प्रतीक्षा करें और कुछ बेहतर योजनाएं और बेहतर विचार। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं मंचों से, जरा उस पर भी तो गौर करना चाहिए ना आपको अनामिका जी। मंच से आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ना देश का खजाना लूटने दूंगा, न कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। तो सब कुछ देश का जितना कुछ है वो सब कांग्रेस ही लूट रही है। तो घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, कॉमनवेल्थ, 2G, ये सारे घोटाले। आऊंगी रत्नाकर जी आपके पास।
मैं नहीं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही कहा था कि केंद्र से 1 रुपया जाता है और 25 पैसा नीचे पहुंचता है। तो उस समय कितना भ्रष्टाचार था, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, अब उसी बात पे कहाँ तक अटके रहेंगे? अब तो 25 पैसे चलते भी नहीं, बंद हो गए, तो उस पुरानी बात को भी छोड़ दीजिए। रत्नाकर जी, जी, अगर मैं बात करूं कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते ऑन कैमरे पकड़े गए थे, तो ये तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। जातीय जनगणना से हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है, उनको भी बोलने दीजिए, वरना कहेंगे महिलाएं बैठ गई हैं 3-3 पैनल में और हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं पाई थी रत्नाकर जी, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम था, आराम से जी उन्हें पूरा समय दे दीजिए। यहाँ महिला आरक्षण लागू नहीं करना है, आराम से बोले। रत्नाकर जी। रेशु जी, देखिए, आज हमारे घोटालों की बात करती हैं, जरा मुझे नाम गिना दें कि पिछले 9.5 साल में कितने घोटाले हमारे ऊपर ये साबित कर पाई हैं और कितने हमारे नेताओं को जेल में भेजने का काम किया है। अरे ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करती है, सच उसमें कुछ नहीं रहता है। एक परसेप्शन क्रिएट करने का यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अरे काहे का यशस्वी प्रधानमंत्री? आज देश की जनता महंगाई से मर रही है, आज देश की जनता 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रही है। काहे का यशस्वी प्रधानमंत्री भाई? हमारे देश में आज माँ बहने जो है वो चूल्हे जो है उनका बजट जो है वो 2 गुना 3 गुना हो गया है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बात हमेशा करते हैं कम्युनल वारदातों की। तो ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश की बातें कर रही थी। देखिए, ये छल जो है ना, ये मध्य प्रदेश की जनता के ही साथ नहीं किया है लोगों ने। आयुष्मान भारत घोटाला, जिसमें कैग की रिपोर्ट आई है कि आयुष्मान भारत घोटाले में ये मुर्दों को हॉस्पिटल में एडमिट करके और सरकारी खजाने को उतारने का काम भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया है। तो ये मुर्दों को भी उसमें शामिल किया है अपने घोटाले में। महाकाल घोटाला 856 करोड़ का याद होगा। सप्त ऋषियों की मूर्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आती है और 6 की 6 सप्त ऋषियों की मूर्ति, 7 की 7 सप्त ऋषियों की मूर्ति खंडित हो जाती है। तो ये कौन सा घोटाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और घोटाला शायद आप भूल गए। बीमारी राज्यों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 34 लाख किसान, कितने? 34 लाख किसान शिवराज सरकार में डिफॉल्टर हो चुके हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं वो आज बैंकों के ऋण तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी बदहाली कर दिया है इन्होंने। हमने क्या किया है? हमने जो किया है, तो मैं आपको अगर टाइम दे तो मैं राजस्थान के बारे में सिलसिलेवार तरीका से, अगर 5 मिनट दीजिए तो मैं सारी उपलब्धियां गिना के रखूं। तो डिबेट भी नहीं बची है और लोगों से भी चर्चा करनी है। हमने महंगाई में किस तरह से महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम किया है। हमने किसानों को 20 लाख किसानों को 5,500 करोड़ राहत पैकेज देने का काम किया है। हमने महिलाओं को 50% ट्रांसपोर्टेशन में छूट देने का काम किया है। हमने 25 लाख तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में गरीबों को हॉस्पिटल में खर्चा देने का काम किया है। 11% का ग्रोथ रेट हमने दिया है। आपने क्या दिया है मध्य प्रदेश में? भ्रष्टाचार, 50% भ्रष्टाचार की सरकार को देने का काम किया है। आज परिस्थिति ये हो गई है कि आज इनके पास नेता नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया जा रहा है क्योंकि सर्कस के सारे तीर जो है खाली हो चुके हैं और कोई लड़ने को तैयार नहीं बचा है। इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को नाराजगी के बावजूद भी आप लड़ लो भैया, नहीं तो कोई लड़ने वाला मिलेगा नहीं। कैलाश विजयवर्गीय को तो हमने सुना ही था। कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह से अनामिका जी कह रहे थे कि मैं तो तैयार भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा टिकट हो जाएगा। शिवराज सिंह को अभी तक टिकट नहीं दिया गया और मंचों से उनका दर्द जो है वो भी सामने खुलकर आ रहा है। सीधे सीधे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कह तो रहे हैं दबी जबान से ही कि जब चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। देखिए, पहले तो मैंने अभी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना नहीं, तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। ठीक है, आप उसको डिबेट की बात सुन लीजिएगा। पूरे देश ने सुना किस तरह से अपने दुखड़ा बयान कर रहे हैं। आराम से मैं जरूर जवाब दूंगी। तो उसके लिए आप शिवराज सिंह की बात है तो जी की बात है तो कोई भी व्यक्ति, शिवराज जी एक अत्यंत ही भावुक और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। बहुत लंबे समय से उन्होंने एक भावनात्मक लगाव सत्ता के साथ रखा है और कई बार मंच पे हम बातें करते करते भावुक बातें हो जाती हैं। कई बार सामान्यतः हम परिवार में भी इस तरह की बातें कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, जब नहीं रहेगा। वो बहुत सारे परिदृश्य और संदर्भ और प्रसंग में कही हुई बातें हो सकती हैं। और रत्नाकर जी, आप शिवराज जी और आदरणीय कैलाश जी की चिंता से ज्यादा ये चिंता करें, ऐसा न हो चुनाव से पहले आधी कांग्रेस भाजपा में न सिमट जाए।
उसकी आप चिंता करिए। आप उस कांग्रेस को हल्के में ले रही हैं अनामिका जी, जो हिमाचल आपसे छीन लाई, जो कर्नाटक आपसे छीन चुकी है, उसके लिए उसको आप इतने भी हल्के में न लें। जी, मैं बिल्कुल हल्के में नहीं रहती हूँ। और मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकर्ता हैं, सरकारें रहे या जाएं। भारतीय जो महिलाएं होती हैं, मेरी एंकर महोदय, वो संस्कृति की वाहक होती हैं। और संस्कृति की वाहक महिलाएं ये वही महिलाएं जब उत्तर प्रदेश में जाति विशेष को खड़ा किया जाता है और एक आंदोलन खड़ा किया जाता है और उसके पीछे ये मंशा होती है, देश विरोधी मंशा। प्रियंका गांधी जी की बात कर रही है, उनके साथ खड़ी रहती है, जो कहते हैं देश से भारत तेरे टुकड़े होंगे। और तब उत्तर प्रदेश की महिला बताती है, मेरे पास समय का अभाव है, आखिरी सवाल राजलक्ष्मी जी से, ठीक है, सम्मान की रक्षा करे, राजलक्ष्मी जी की रक्षा करे। ठीक है राजलक्ष्मी जी, मोदी जी के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी को हमेशा कैंपेन में प्रिविलेज मिलता है, लेकिन सर्वे के आंकड़े में जो अंतराल है उसे पाटना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा बीजेपी के लिए? जी देखिए, मोदी जी हमेशा बीजेपी के लिए एक स्टार कैंपेनर रहे हैं और उनका जो एक कनेक्ट है, वो जो उनके जो जनता के साथ में उनका जो कनेक्ट है, वो तो कोई उसका मतलब उसके तुलना में कोई जा ही नहीं सकता। वो तो अलग ही लेवल का उनका कनेक्ट है। तो फिर वो हमेशा एक, जैसे आप एक कार्ड आप उसको कह सकते हैं कि वो जो उनका जो कनेक्ट है और वो जिस प्रकार वो जो विषय है उसको जो सामने रखते हैं और जिस प्रकार उन्होंने सारी मुद्दों को मतलब वो पूरी स्पष्टता कर देते हैं, तो वो अलग ही लेवल का होता है। तो इसीलिए हर कोई भी इलेक्शन में अगर आप देखें तो बीजेपी हर प्रयास करती है, वो सारे वरिष्ठ नेता आते हैं, सारे कैंपेनिंग करते हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को किसी ने रोका भी तो नहीं है कि आप आके कैंपेनिंग करें। बस इतना फर्क है सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, और इसमें फर्क ये है कि जो मोदी जी और जो कुछ वरिष्ठ नेता जो जिस प्रकार से मुद्दों को रख सकते हैं, तो वो बाकियों को वो संभव नहीं होता। तो वो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि वो हमेशा इस बात पर हमेशा ऑब्जेक्शन देते रहते हैं कि इस विषय पर, जैसे मोदी जी यहाँ पर क्यों बार बार आते हैं। या फिर अगर आप आज देखेंगे तो फिर गहलोत जी जैसे जाकर उन्होंने स्वागत भी नहीं किया, वो आते भी नहीं है कोई प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन वगैरह में। और इवन अगर आप देखेंगे तो केसीआर और ऐसे काफी सारे मुख्यमंत्री हैं जो वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी वो नाराजगी जताते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे राज्य में क्यों आते रहते हैं, क्योंकि उनको वो उस विषय से ठीक है, बिल्कुल गहलोत जी को लेकर अगर बात की जाए तो वो तो अभी क्योंकि उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं तो इसलिए अभी परेशान हो जाते हैं कि हर महीने तो उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, तो ऐसे में हमारी जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं और हम इलेक्शन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी दर्द हम यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल नाम का भी कोई एक विषय है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत चाहती थी, ये भ्रष्टाचार। रत्नाकर जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक टिप्पणी रत्नाकर जी की। एक जवाब देना चाहता हूँ। हमारी बहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो है सम्मान देती है। ये शायद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये बड़ी समझदारी और चालाकी से करते हैं, लेकिन वो उन घटनाओं को याद नहीं करते जो देश में घटित हो चुकी है और जिसकी देश की जनता ने शर्मसार महसूस किया अपने आप को। मणिपुर में रेसी जी आपने देखा कि किस तरह से हमारी दो बहनों के साथ वहाँ पे अत्याचार हम चर्चा कर चुके हैं। और सुनिए प्रधानमंत्री जी आज तक उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले हैं। उज्जैन में आपने अभी जिक्र किया ना, उज्जैन में हमारी बेटी जो है जिसके साथ रेप किया गया, 8 किलोमीटर तक वो घूमती रही, लेकिन कोई उसको मदद सर उसको लेकर भी मैं सवाल उठा चुकी हूँ। शुरू में ही मैंने सवाल उठाया, अनामिका जी से मैंने सवाल पूछ लिया। और कोई बात हो तो आप बताइए, क्योंकि फिर मुझे वाइंड अप करना है। नहीं देखिए, बात यही है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप इनका तमाम सर्वे आ रहे हैं और इनका इंटरनल सर्वे भी है। ये इन तमाम जगहों पे ये पूरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती
ऑपरेशन लोटस जो इन्होंने किया था कर्नाटक में, जनता ने जवाब दिया। मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस जो इन्होंने करके सत्ता हथियाई थी, जनता जवाब देगी, क्योंकि भ्रष्टाचारी के बुनियाद पे बनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार और 50% भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। जो जनता वहां की त्राई त्राई कर रही है, बहुत होगी भ्रष्टाचारी शिवराज की सरकार, अब की बार कांग्रेस कमलनाथ की सरकार, ये जनता अभी चिल्ला रही है, वहां कह रही है, लेकिन इन लोगों को सुनाई नहीं देता है। वो गैर बात है, वो सुनाई देगा रिजल्ट के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हर कोई चुनावों के समय में चुनावी राज्यों में सौगात दे रहा है और इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कर्ज फिर से माफ करेंगे, 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 200 यूनिट बिजली आधे दर पर मिलेगी, पुरानी पेंशन फिर से लागू करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने उनके खाते में दिए जाएंगे। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।